हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी की और उनके जुल्मों को सहा और अंग्रेज़ों से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने बच्चे, बूढ़े और नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब जाकर के आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि जब वे मीलों का सफ़र तय करके भारत आए थे, तब यहाँ मुग़लों का राज्य था और अगर मुग़ल ना चाहते तो अंग्रेज़ भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्योंकि एक ओर भारत में मुग़लों का शक्तिशाली साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेज़ों को भी भारत में राज्य करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा था। मगर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर वर्चस्व इतना बढ़ा लिया था कि उन्होंने पूरे मुग़ल साम्राज्य को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल ये आता है कि मुग़लों के शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने किस तरह समाप्त किया होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही होता था। और यही वजह था कि भारत को उस वक्त सोने का चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज़ कहाँ पीछे रहने वाले थे। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था। ऐसा माना जाता था कि अकबर अपने दौर के सबसे ज़्यादा दौलतमंद बादशाह था। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उसे समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% तक ही उत्पादन कर पा रहा था, क्योंकि इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले ज़्यादा उत्पादन करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाज को ही लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नर तक ये खबर जल्द ही पहुंच गई। फिर आया समय 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उसी कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी के सदस्यों ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो वे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुग़ल बादशाह के बेटे जहांगीर को बनाया गया। उधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाज के साथ प्रवेश कर चुके थे और उसके आगमन के साथ ही भारत पर एक ऐसी काली छाया मंडराने लगी जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेज़ों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफ़ी बेशकीमती उपहार को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उस समय तो डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज़ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे लगातार इस व्यापारी समझौतों के साथ नई नई प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास आते जाते रहते थे और अंततः कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेज़ों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी। और यह मंजूरी मिलते ही अंग्रेज़ों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दे दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इस फैक्ट्री से जुड़ गए। लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था
और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेज़ों के लोगों में इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिश ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटेन को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से तो अंग्रेज़ों को एक बात तो समझ में आ गई कि मुगलों को वो जंग लड़ कर तो नहीं हरा सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद भी आज तक भारत के धूर्त नेता उठाते हैं। और वह कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, यानी आपस में फूट डालो और इस पर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिश ने औरंगजेब से माफ़ी मांगते हुए ये वादा किया था कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा भी दे दी। लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिशर्स को माफ़ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बन गया था, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमज़ोर शासक मुगल बादशाह बन गए, जो कि मुगल को व्यवस्थित ढंग से चलाना ही नहीं जानते थे। ये अनुभवहीन मुगल बादशाह रोज़ नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते थे और इसी तरह की बेवकूफ़ियों के चलते अंग्रेज़ को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगान या कर के व्यापार करने की इजाज़त दे दी और इसी दौरान पर्सिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल बादशाह ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए, जी हाँ, उस दौर में लगभग 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए और अंग्रेज़ों की साजिश भी उन्हें कुछ समझ में आने लगी, पर अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसल गया था और उनका साम्राज्य भी। अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डालकर डिवाइड एंड रूल के कूटनीति लागू की, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेज़ों की ताकत और अधिकार भी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मराठों के बीच में भी फूट डालकर अंग्रेज़ों ने पहले तो उन्हें लड़ाया और फिर उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर खुद उनकी कमज़ोर सेना को हराकर उसकी रियासतों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर एक क्षेत्र पर अपना पूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र की अन्य कई चीज़ों पर अपनी मनमर्जी का टैक्स लगा के काफ़ी कमाई करी और भारत को अंदर तक लूट लिया।
अंग्रेज़ों को अभी भारत में पूरी तरह से राज्य करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ शामिल कर लिया और उन्होंने उन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया जिसने उन्हें आगे चलकर काफ़ी फायदा हो सकता था। यूं तो अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह, जिस वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेज़ों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। मगर यही विश्वासघात की वजह थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेज़ों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेज़ों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह शाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे व खानदान के तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी वो दुख भरी दास्तां जिसमें मुगलों की एक गलती और अपने निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेज़ों को भारत में पांव पसारने का मौका दे दिया और इनकी इस गलती का खामियाजा हिंदुस्तानियों की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है।